हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जना, केमिस्ट्री वाला। आज आए हम नीट जो है 2024 का जो लास्ट जो मतलब 2024 में जो एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम पेपर के आज हम सोल्यूशन में तुम्हें देने जा रहा हूं, जो और कहीं चैनल में या और किसी वेबसाइट में शायद नहीं मिलेगा। मैं हर एक ऑप्शन को किस तरीके से इसको आंसर जो है 1 2 3 4 में से किस तरीके से आया, मैं बड़े क्लियर तरीके से आपको समझाने इस समय जा रहा हूं। इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बच्चे इसको आगे भी फॉरवर्ड करना नहीं भूलना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये रीजन 3 का है बच्चे। देखो, ये थर्ड रीजन जो है दिल्ली एनसीआर का, उस रीजन का क्वेश्चन पेपर है, नीट का है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 जो है, यहाँ पे इस प्रकार इस टाइप से क्वेश्चन कहते हैं, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग इज। बच्चे देखो, ये थोड़ा सा आपको क्या होता है ना, आपको कंसेप्ट पता होनी चाहिए और तब आपको समझ आएगा। फिर भी अगर आपने 2 साल पढ़े हुए हो और आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, आज इस वीडियो में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि ज्यादातर जो पास्ट ईयर की पीवाईक्यू होती है वो बड़े काम की होती है, क्योंकि उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप की क्वेश्चन आने वाला है। तो इसलिए बच्चे इस टाइम आप क्या करें, आपने पेन और कॉपी को तैयार कर लीजिए और देखिए कि किस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कौन कौन सी कंसेप्ट इसमें यूज होता है। आप आइए, हम समय को बर्बाद ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बच्चे देखो, वो कहता है कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बच्चे ये होता है कि जो क्या है ना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है बच्चे 2 फैक्टर से कंट्रोल होती है। पहला फैक्टर जो होता है प्लस आई इफेक्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला फैक्टर जो होता है प्लस आई इफेक्ट है। दूसरा फैक्टर बच्चे जो होता है वो हाइपर कंजुगेशन है। इस 2 चीजों से क्या होता है ना, स्टेबिलिटी को हम कंट्रोल करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इस 2 चीज को पता होना चाहिए, प्लस आई इफेक्ट क्या है और हाइपर कंजुगेशन क्या है। बच्चे देखो, ये जो है पहला ऑप्शन जो दिया है इसमें कि ये जो जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अगर मैं बात करता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट है, तो सेकेंडरी होने की वजह से एक इधर से इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इस साइड से भी इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ताकि पॉजिटिव चार्ज जो है मिनिमाइज हो पाए। क्लियर? तो इसीलिए ये सेकेंडरी है। बट अब यहाँ पे हम आते हैं बच्चे, देखो कि इस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये प्राइमरी है, और क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है। और यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन में देखते हैं बच्चे, देखो ये जो कार्बन है ये 3 अदर कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे ये टर्शियरी है, ये भी एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं, तो प्लस आई इफेक्ट इस जो थर्ड ऑप्शन में जो है स्ट्रक्चर दिया है उसमें ज्यादा है, बिकॉज इट इज टर्शियरी है। बट अगर हम बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन की बच्चे, ना हाइपर कंजुगेशन वो होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। जो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होगी, हाइपर कंजुगेशन उसमें क्या होगा, ज्यादा। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होगी उतनी हाइपर कंजुगेशन होगा, उतनी ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी भी आएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि बच्चे देखो, इस स्ट्रक्चर में क्या है, अल्फा, अगर ये हम कार्बोकैटायन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, मतलब 5 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे जाते हैं बच्चे देखो, 1 2 3 बॉन्ड, एक ही हाइड्रोजन है इसमें। और यहाँ पे बच्चे देखो कि इस तरफ जो है, इसको मैं खोलता हूं तो 3 हाइड्रोजन, और इधर भी 2 और इधर भी 2, टोटल हो गया 3 2 5 7 अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा इसी में है। और यहाँ पर भी बच्चे मैं देखता हूँ, यहाँ 1 2 3 है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे। क्लियर? तो दैट मीन्स 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बच्चे सबसे अल्फा हाइड्रोजन जो है इस स्ट्रक्चर में ज्यादा है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए ऑप्शन 3 वाला जो है ये दैट इज राइट ऑप्शन।
बच्चा हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस समय कि हमारे सामने क्वेश्चन है कि द रिएक्शन 2a gives rise to b plus c के c की वैल्यू दिया हुआ है कितना ना 4 into 10 to the power -3 at a given time. The composition of reaction mixture a का जितना b का उतना c का भी उतना is equal to 2 into 10 to the power -3 मोलर. और then क्वेश्चन पूछ रहा है कि which of the following is correct. इनमें से जो चार ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन रिएक्शन has a tendency to go forward, सेकेंड दिया रिएक्शन has a tendency to go in backward direction, थर्ड में दिया रिएक्शन has gone to completion in forward direction, रिएक्शन is at equilibrium. फोर कंडीशंस गिवन है और ये काइनेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है. तो इससे पहले जो क्वेश्चन था वो कौन सा क्वेश्चन था? जो पहले जो क्वेश्चन था वो कौन सी चैप्टर का क्वेश्चन था? नजीओसी का क्वेश्चन था. तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन कर जाते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन है काइनेटिक्स चैप्टर की. किससे? इट इज इन काइनेटिक्स. और क्वेश्चन कहता है कि फॉर द रिएक्शन 2a gives rise to b plus c Kc is equal to 4 into 10 to the minus 3 at a given time. The composition of reaction mixture A, B, C तीनों का equal है, that is equal to 2 into 10 to the minus 3 molar. Then which of the following is correct? तो यहाँ पे काइनेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिया है. Reaction has a tendency to go forward, reaction has a tendency to go in backward direction, reaction has gone to completion in forward, complete होने जा रहा है, reaction is at equilibrium, जहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. बच्चे देखो इस टाइप के क्वेश्चन को वेरी इजी है, हम कैसे इसको टैकल करना है ना. हमें ये देखना है कि केसी हमें दिया हुआ है. ये ध्यान से देखो, केसी अगर दिया हुआ है हमें क्या करना है ना, हमें क्यूसी निकालने की जरूरत है. तो क्यूसी कितनी होगी ना, इस रिएक्शन को जब हम देखते हैं ना, बी का कंसेंट्रेशन इंटू सी का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए का पावर 2. अब कंपोजिशन मिक्सचर कितना दिया है ना, ए बी सी तीनों इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 into 10 to the power -3 ए का कंसेंट्रेशन है. फिर बी का आएगा 2 into सेम है क्योंकि दोनों का इक्वल है, सो डिवाइडेड बाय ए का भी उतनी है बट पावर आ जाएगा. बच्चे देखो 2 into 10 - 3 का स्क्वायर, क्योंकि जो कोएफिशिएंट होते वो क्या होता है पावर में कन्वर्ट हो जाते. तो अगर हम इसको सॉल्व करते बच्चे देखो 2 2 जा 4 है, 4 into 10 - 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 into 10 - 6 मतलब कट जाएगा 1 हो जाएगा. दैट मींस QC की वैल्यू बच्चे यहाँ पे देखो कितना है ना 1 है. समझ पा रहे हो? जब QC 1 है बट KC कितना दिया हुआ है ना 4 into 10 to the power -3, 4 into 10 to the power -3. अब हमारा काम क्या है ना, हमारा काम है कि दोनों को कंपेयर करना है ना. हमें ये पता है कि अगर Kc is equal to QC होता तो इक्विलिब्रियम हो जाता. अगर QC ग्रेटर देन Kc होता तो ये बैकवर्ड हो जाएगा. अगर QC लेस देन Kc होता तो फॉरवर्ड. ये केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है बट यहाँ पे हमें कंपेयर करना है क्योंकि Kc की वैल्यू 4 into 10 to the power -3 दिया हुआ है और QC जो है 1 दिया हुआ है. तो इसका मतलब है कि नहीं, अगर QC 1 है और Kc हो गया 4 into 10 - तो बड़ा कौन है? QC बड़ा है क्योंकि इसकी पावर -3 में है और ये सिर्फ 1 है. तो दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो इसमें QC बड़ा हो जाता है, मींस यहाँ पे अगर QC ग्रेटर देन Kc है दैट मींस ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन हैज ए टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन. समझ आए बच्चों? बिल्कुल भी लेकिन आप हिलना नहीं हाथ से, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, मैं एक एक क्वेश्चन को बड़े डिटेल से डिस्कशन कर रहा हूं, तो इसीलिए आप एक नहीं पेशेंस के साथ बैठना है. आपको कौन सी चैप्टर का क्वेश्चन है और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इस सारी बातें आज इस वीडियो में आप जान पाओगे. ये क्या फायदा होता है, इससे आप अगले ईयर्स की जो है कि नहीं
उसमें कौन सी चैप्टर से कितनी क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। समझ पाए? हेलो बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन जो है 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। और इस क्वेश्चन जो है बच्चे मैं आपको बताता रहूंगा कि डी ब्लॉक या डी एंड एफ ब्लॉक से, बट डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। कहता है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है कि नहीं, कौन सी एलिमेंट के लिए सेम है। इसमें दिया है टाइटेनियम दिया हुआ है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, स्कैंडियम है। क्लियर? सो दीज आर द 5 एलिमेंट्स व 5 आयंस गिवन है। इसमें ऑप्शन दिया है ए एंड ई, वन में बी एंड सी, ए एंड डी एंड बी एंड डी। 4 ऑप्शन हमारे सामने है। बट इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े लेकिन ध्यान से इसको देखिए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जरूरत पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको नहीं आता है तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे बच्चे देखो टाइटेनियम, आपको इसमें कन्फिगरेशन बताना चाहिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम। सो जो टाइटेनियम होती है तो सबका मैं कन्फिगरेशन अगर लिखता हूं तो एटॉमिक नंबर होगा 22। अगर मैं क्रोमियम है ये 24 है, लेकिन अगर मेरे पास मैंगनीज है तो ये 25 है, और मेरे पास आयरन है तो 26 है, तो मेरे पास स्कैंडियम है तो यहाँ पे 21। तो जो कन्फिगरेशन होता है बच्चे देखो, आर्गन का 18 होती है, फिर 3d और 4s फॉर्म में हम लिखते हैं, 3d एंड 4s। सो आयरन 18 के बाद पहले कहां भरेगा ना, डी में, डी के अलावा s में पहले भरेगा। 18 टू 20 और यहाँ पे 22। और मैं लेता हूं कि टाइटेनियम, अगर मैं बात करता हूं कि टाइटेनियम +3 है तो मुझे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करनी है यहाँ से। तो 3 करूंगा, पहले आउटर से 2 जाएगा, फिर दैट मींस ये 2 चला गया, इनमें से चला जाएगा, ये रह जाएगा 3d1, एक अनपेयर। क्रोमियम है, ये एक्सेप्शनली होता है 3d5, बाहर फिर अटेंड करने के लिए 4s1, क्योंकि 18 एक नीचे 24 है, और यहाँ पे दिया है क्रोमियम का कितना +2 है, तो मैं इसको +2 अगर लिखता हूँ तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि 2 एक यहाँ से जाएगा और यहाँ से एक जाएगा, बच जाएगा कितना 3d4। तो यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आते हैं मैंगनीज में 3d5 और 4s2 कन्फिगरेशन है। लेकिन पहले आप देखो, मैं बता पहले आर्गन को भरना है 18, फिर 2 जा 20, फिर जो बचेगा। सिमिलरली 18 टू 20 और 5 25। तो बट मैंगनीज में क्या है +2 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो बचेगा कितना ना 3d5 है, तो जो कि 5 अनपेयर्ड। अब हम आते हैं कि आयरन के लिए, आयरन में 3d6 4s2, और आयरन का यहाँ पे दिया है +2 है, तो दैट मींस ये 2 हट जाएंगे। अब बच जाएगा बच्चे देखो 3d6 से, बट 3d6 को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ध्यान से देखो, अगर 3d6 आ रहा है तो 1 2 3 4 5, भले 6 दिख रहा है, बच्चे यही गलतियां करते हैं कि वो क्या करते हैं, देखिए कि 3d6 बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 4, तो इसलिए आपको ध्यान देना है, भले वो दिखा रहा है बट 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। समझ पा रहे? उसके बाद हम देखते हैं कि स्कैंडियम है, तो ये हो जाएगा 3d1 4s2 1821, और यहाँ पे स्कैंडियम के दिया +3 है, तो तीनों को तीनों चला जाएगा, ये भी गया, ये भी गया, अब आ गया 3d0 है, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन हमें ये पूछ रहे हैं बच्चे कि किन दोनों ऑप्शन में सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है, कौन सी 2 ऑप्शन में सेम
स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हमें बताना है। आप देखो यहाँ पे 1 एम्पीयर स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट की जो फॉर्मूला होती है वही है n × n+, वो वाला फॉर्मूला है, आपको यूज करना है। बट यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा काम चल जाएगा, लेकिन ये तो नहीं होगा। बट ये 4 है और यहाँ पर भी 4 है, मींस क्रोमियम और आयरन। क्रोमियम आयरन कहाँ पे है ना, क्रोमियम और आयरन मींस तुम्हारा बी में क्रोमियम है और डी में, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चे, तो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। देखो कैसे क्वेश्चन कब सॉल्व करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे, ताकि आप सीख पाओगे कि अगला क्वेश्चन अगले चैप्टर में कैसे सॉल्व करते हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी कुछ अलग। बच्चे हमारे सामने 4th क्वेश्चन है और ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया है। 11th की जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर उस चैप्टर का क्वेश्चन है। आइए हम देखें कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर है जो नीट की पेपर की। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट n-1 फॉर द He आयन इज -x जूल, -x जूल। वो कहता है कि देन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द n = 2 स्टेट फॉर द बेरिलियम +3 आयन इन जूल इज कितना होगा। बच्चे देखो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए फॉर्मूला सेम होता है। हाइड्रोजन लाइक एटम कौन है बच्चे, देखो कि खाली हाइड्रोजन हो सकता है, He+ हो सकती है, लेकिन Li+ सॉरी He+ है, Li+2 और Be+3। तो इन सब में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्लियर। जब इन सब में एक ही इलेक्ट्रॉन होती है तो अब हम क्या करते हैं ना, इनकी फार्मूला भी सेम होंगे। एनर्जी का जो फार्मूला होता है, सपोज अगर मैं लेता हूं तो En = -2.18 × 10⁻18 जूल × Z²/n², क्लियर। सो उसने क्या किया बच्चे, देखो यहाँ पे वो कहता है कि हीलियम के लिए इसने x मान लिया। हीलियम के लिए जो एनर्जी है x = कितना है ना, माइनस है कि नहीं, तो इस वैल्यू को उसने पूरा ले लिया, है कि नहीं। हीलियम के लिए कितनी होगी ना, है कि नहीं, इसको मैं कांस्टेंट a मान लूं और ये z हो जाएगा कितना 2²। हीलियम के लिए z की वैल्यू एटॉमिक नंबर 2 है, और कौन सा है ना, एनर्जी अपन ग्राउंड स्टेट मतलब 1, दैट मींस 4 है, अब -4a, तो x कितना हो गया, और मैं इस क्वांटिटी को कांस्टेंट को a मान लेता हूं तो ये हो जाएगा -a × 2² 4 और 1² 1, तो x = -4 है, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं उसको बेरिलियम के लिए निकालता हूं बच्चे, देखो कितनी होगी ना, एनर्जी कितना होगा ना, -a, इसको मैं कांस्टेंट मान लिया, इनटू z हो जाएगा बेरिलियम के लिए कितना 4 है, तो 4 का स्क्वायर अपन यहाँ पे n = 2, नीचे n की वैल्यू कितना लिया है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू -16 × a, 16 × a × 16 इसको लिख सकते हो आप, ठीक है, लेकिन अपन 4 तो कट जाएगा तो 4 है, तो दैट मींस यहाँ पर भी जो एनर्जी आ रही है -4a आ रही है, यहाँ पर भी कितना आ रहा है -4a, तो सेम है जो हीलियम का था वो बेरिलियम के लिए, बट हीलियम की यहाँ पे n = 1 के लिए था, बट बेरिलियम का n = 2 के लिए। अब देखा जा रहा है कि दोनों का एनर्जी इक्वल है, तो इसीलिए ऑप्शन कितना हो जाएगा ना, जो हीलियम का था -x है, तो -x = कितना ना -4 है, तो यहाँ पर भी बेरिलियम के लिए भी लेकिन सेम होगा, ये -4 मींस -6, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। इसलिए बच्चे और भी क्वेश्चन, सिर्फ 4 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हुए हैं, अब 50 क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको भी क्या करना है ना, थोड़ा सा एक इंटरेस्ट को पैदा करें, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, कौन सी चैप्टर से क्वेश्चन आए, किस टाइप की क्वेश्चन आए, आने वाले साल में क्या क्वेश्चन आ सकता है, इस सारे बहुत सारी चीज हमारे माइंड में स्ट्राइक करता है।